देखिए, आज देखते हैं नौकरशाही के संबंध में कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे नौकरशाही के बारे में। इसके पहले हमने देखा कि मैक्स वेबर को नौकरशाही से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नौकरशाही का नाम आते ही दिमाग में मैक्स वेबर का नाम आना स्वाभाविक है। नौकरशाही की जितनी विस्तृत व्याख्या मैक्स वेबर ने करी है उतनी किसी ने नहीं करी, लेकिन हम आज कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से नौकरशाही को डिस्क्राइब किया है और वो इसके क्या लक्षण बताते हैं और इसका उदय कैसे हुआ। कार्ल मार्क्स जो एक ऐसे विचारक, कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर जो ना केवल एक समाजशास्त्री, ना केवल एक नैतिक उनके जो विचार हैं, उनके विचारों में नौकरशाही के बारे में भी एक उनकी जो थॉट्स हैं उन्होंने नौकरशाही के बारे में भी दिए। उनके विचार केवल इन सब्जेक्ट तक ही नहीं थे, बल्कि रूस, चाइना, वियतनाम, इन देशों में क्रांति में भी कार्ल मार्क्स के विचारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज देखते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कैसे आई ये नौकरशाही और कहां से इसका उदय हुआ। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि नौकरशाही का उदय जो है ये 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप, 16वीं शताब्दी में जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न यूरोप जो है 16th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में नौकरशाही का उदय हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप था ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, ये पूंजीवाद को मानता था। पूंजीवाद जैसे ही आता है वहां समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पैसा है, उसने उस पैसे से बिजनेस किया, व्यापार किया और उस बड़े विस्तृत व्यापार को संभालने के लिए उसको वो अकेला तो नहीं कर सकता, तो उसको संभालने के लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ी, कुछ लोगों की जरूरत पड़ी जो कि इसको मैनेज कर सकें, इस पूरे व्यवसाय को संभाल सकें। और वहां पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति मैनेजमेंट के लिए, लोगों से काम कराने के लिए की गई, उनको कहा गया नौकरशाह, और वहां से जन्म होता है नौकरशाही का। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स नौकरशाही का जन्म कब होता है? 16th सेंचुरी में इसका जन्म होता है। कहां से शुरुआत होती है? वेस्टर्न यूरोप से इसकी शुरुआत होती है। और नौकरशाही के जन्म का कारण क्या बताते हैं कार्ल मार्क्स? नौकरशाही के जन्म का कारण बताते हैं पूंजीवाद और राष्ट्रीय राज्य। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मध्यकाल तक व्यापार एक ही देश के अंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही स्टीम से चलने वाले, भाप से चलने वाले जहाज की खोज हो गई, वो चलने लगे, तो व्यापार अब एक ही देश के अंदर ना होकर एक देश से दूसरे देश की तरफ भी होने लगा। अब इन व्यापारिक जहाजों को एक देश से दूसरे देश तक जब जाने लगा ये व्यापार, तो ऐसे में जन्म किसका होता है? राष्ट्रीय राज्य का। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। राष्ट्रीय राज्य, अभी तो राज्य के ही अंदर चल रहा था काम, तो देश के ही अंदर हो रहा था, लेकिन एक देश से दूसरे देश की तरफ जब व्यापार फैलने लगा तो राष्ट्रीय राज्य की भावना का विकास हुआ। अब जहाज में व्यापारी जो माल लेकर जाएंगे, जो धन लेकर आएंगे, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो इसके लिए कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ी, ना केवल पूंजीपतियों को, मिल मालिकों को, बल्कि राजाओं को सामंतों पर कंट्रोल करने के लिए, पूंजीपतियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिन अधिकारियों की जो मैनेजमेंट देख सकें, काम करने वाले लोगों की जरूरत हुई, उन्हें कहा गया नौकरशाह। और इस तरीके से नौकरशाही का जन्म होता है। तो नौकरशाही का मतलब है राजा के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा बताए गए रास्ते से जनता का शोषण करना। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शोषण करने के तरीके जो राजा ने या पूंजीपतियों ने डिसाइड कर दिए हैं
उन तरीकों से मजदूरों का शोषण करना, ये है इसकी प्रवृत्ति। नौकरशाही की प्रवृत्ति या नेचर क्या है? शोषण करना, जो बताते हैं कार्ल मार्क्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही के उदय के कारण क्या है? पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य। पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य, जो अभी बताया कि व्यापार जब बढ़ने लगा तो राष्ट्रीय राज्य का विकास होता है। लक्षण क्या है भाई? वो ये कहते हैं कि नौकरशाही के क्या मुख्य लक्षण है? तो नंबर 1 है कि इनमें एक हायरार्की होती है, एक पद सोपान या एक हायरार्की होती है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं यदि यहाँ पर बैठा हुआ कोई अधिकारी अपने नीचे के जो जनता है उसका शोषण करता है तो ये वाला तुरंत इसके सपोर्ट में उतर आएगा। यानी जो शोषण करने का जरिया है नौकरशाही, नौकरशाही इन्होंने जो बता दिया इनके ऊपर राज्य करने के लिए, तो वो नौकरशाह इनका शोषण करेंगे और अगर आपने कोई शिकायत करी तो ये नौकरशाहों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई गलती करी और इनकी शिकायत हुई तो ये इनको पनिशमेंट देंगे। जब मालिक, राजा या पूंजीपति के अगेंस्ट नौकरशाह ने कोई काम कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन जनता के अगेंस्ट अगर कोई काम किया तो पूंजीपति या राजा उनका सपोर्ट करेंगे। ये एक हायरार्की इस तरीके की नौकरशाही में कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। फिर बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कैसे होता है इनमें? उन्होंने कहा 2 तरीके का श्रम विभाजन पूंजीवाद में देखने को मिलता है। एक मैनेजमेंट वाला जो प्रबंधन कर सके और दूसरा जो मानसिक कार्य कर सके, यानी 2 तरीके का हमको डिवीजन मिलता है। एक होता है मानसिक कार्य, और दूसरा होता है श्रम, शारीरिक श्रम, ठीक है। शारीरिक श्रम करेगा लेबर और मानसिक श्रम करेगा नौकरशाह। इसको मैनेजमेंट करना आता है, इसको व्यवस्थित करना आता है कि कैसे हम काम को डिवाइड करेंगे, किससे कितना काम लेना है, तो इसको वो सारे तरीके आते हैं। तो ये मानसिक कार्य करके मैनेजमेंट करता है और शारीरिक श्रम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, मिल में किया जाता है। तो इस तरीके का श्रम विभाजन नौकरशाही में देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है अलगाववाद। ये सोशलॉजी जब मैं पढ़ाती हूँ तभी बताती हूँ, अलगाववाद सोशलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बीए वगैरह में जब आप लोग पहुंच जाओ, पढ़ते हो, तब आपको अलगाववाद की थ्योरी उसमें आती है। अलगाव का मतलब है किस तरीके का अलगाव, सेपरेशन, अलग होना। किस तरीके का अलगाव की बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स? तो देखिए, वो कहते हैं स्वतंत्रता का ह्रास, यानी स्वतंत्रता से अलगाव। अब क्या हुआ कि जब पूंजीवाद आया, मजदूरी करने लगे, तब उनकी स्वतंत्रता, जो अभी तक हाथों से काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, पूंजीवाद आया, मशीनें लग गई, जो साड़ी या कढ़ाई का काम हाथों से होता था, उससे में अपने प्रोडक्ट से एक लगाव होता था और वो अपने घर में बैठकर अपना काम करते थे। ये पुश्तैनी खानदानी काम हुआ करता था, ये खत्म हो गया, फैक्ट्री आ गई, तो ये जो घर में करने वाले हैंडीक्राफ्ट का वर्ग था, ये मशीनों से उसकी बराबरी नहीं कर पाए और मजदूर बनने के लिए ये मजबूर हो गए। और जब ये मजदूरी करने पहुंचे तो इनकी फ्रीडम खत्म हो गई और इनकी स्वतंत्रता का ह्रास हो गया। दूसरा, सृजनात्मकता का ह्रास, इनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। अब तो ये मशीन से काम कर रहे हैं और मशीन की तरह काम कर रहे हैं, इनका कोई डिजाइन बनाना है, कुछ नया इनोवेटिव कुछ करना है, तो इनकी क्रिएटिविटी से भी इनका अलगाव हो जाता है। नैतिकता का ह्रास, अब फैक्ट्री में, मिल में ये मजदूर बन गए हैं,
अब ये यहाँ पर इनका कोई लगाव किसी प्रोडक्ट से नहीं है, इनके अंदर एक ये प्रोफेशनल एटीट्यूड आ गया है। 8 घंटे काम करना है, बदले में तनख्वाह मिलती है, ना हमारा इस पे कोई हक है, ना हमें इसमें कोई हक दिया जाएगा। तो इनकी नैतिकता खत्म हो गई है और ये टोटल प्रोफेशनल हो गए हैं, तो नैतिकता से भी इनका अलगाव हो गया है। मानवीय भावनाओं का से अलगाव, मानवीय भावनाएं, अब इनके कोई यहाँ पर पर्सनल रिलेशन बनेंगे ही नहीं। आज इस डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे विभाग में इनको भेज दिया जाएगा। आज मालिक ने इस फैक्ट्री में काम कराया है, कल वो किसी और फैक्ट्री में भी हमको भेज सकता है कि इसको अनुभव है, इसको वहां भेजो, नए को यहाँ लेकर आओ। आज कपड़े की मिल में काम करा रहे हैं, कल हो सकता है जूते की में कराए, परसों तेल की मिल में काम कराए। तो इनका रिलेशन किसी से बन ही नहीं पाएगा। ह्यूमन जो इनकी फीलिंग्स है वो किसी के साथ ये अटैच्ड हो ही नहीं पाएंगे। जबकि ये जब अपने गांव में काम करते थे तो अपने परिवार के साथ काम करते थे, तो इनके अंदर मानवीय भावनाएं थी, ह्यूमन वैल्यूज थी, वो सब इनकी खत्म हो गई हैं। तो इससे भी इनका अलगाव, तो अलगाव कार्ल मार्क्स 4 तरह के बताते हैं। ये अलगाव आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सोशियोलॉजी वाले एज ए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट उन्हें पता होना चाहिए। और वैसे एमसीक्यूज में कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस थिंकर है, इनके बारे में किसी भी जीके के क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। अब आगे वो ये कहते हैं कि पूंजी कैसे नौकरशाही का अंत होगा। कार्ल मार्क्स नौकरशाही का अंत बताते हैं कैसे होगा। तो उन्होंने ये कहा, देखो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अगर समझना है तो सिंपल में हम उसको बता सकते हैं। कैसे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज का विकास, मनुष्य जब आदि मानव से, अर्ली मैन से एक सामाजिक प्राणी या सोशल एनिमल बना, तो उस हर एक एरा में, उस आदि मानव अर्ली मैन के एरा को छोड़ दो, उसके बाद जैसे इनका सोशलाइजेशन हुआ, समाज में 2 वर्ग बन गए, एक हैवेंस, एक हैव, एक हैव नॉट। यानी एक के पास सब कुछ और एक के पास कुछ भी नहीं। और हमेशा से जिसके पास सब कुछ है, उसने जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका शोषण किया है। तो अंत में वो ये कहते हैं कि जब वर्ग विहीन समाज बन जाएगा, यानी क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, तब जब समाज में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, तब लोगों को अपने पूरे राइट्स मिल जाएंगे, पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी। और तो वो ही बोलते हैं कि पूंजीवाद ने शोषण को बढ़ाया है। तो पूंजीवाद का शोषण करने का एक तरीका है नौकरशाही। तो नौकरशाही का अंत कब होगा? पूंजीवाद के अंत के साथ नौकरशाही का भी अंत हो जाएगा। पूंजीवाद जैसे ही खत्म होगा वैसे ही नौकरशाही का अंत भी हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स की किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी आप देखो तो वो यही बताते हैं कि शोषण तभी खत्म होगा जब क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने जो नौकरशाही को बताया, तो 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में ये शुरू हुई। पूंजीवाद के साथ इसका उदय हुआ। पूंजीवाद और राष्ट्रीय राज्य के साथ इसका संबंध है। उसी के बाद से ये बढ़ी। उसके लक्षण उन्होंने ये 3 बताए, जिसमें जो अलगाव का लक्षण है उसको उन्होंने 4 तरीके से बताया। और नौकरशाही का अंत कैसे होगा? पूंजीवाद का अंत होगा तो नौकरशाही अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और उन्होंने श्रम विभाजन कैसे बताया? 2 तरह का, एक मानसिक, एक मेंटल लेबर और दूसरा फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर क्लास के लोग करते हैं जो 8 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं, और मेंटल वर्क जो है वो मैनेजमेंट करता है, यानी नौकरशाह करता है। तो अब आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बैकअप ले सकते हो। जो लोग नहीं आए हैं वो वीडियो देख लेंगे तो उनका बैकअप हो जाएगा। और आप फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपन एक बार इसको देख लेंगे फिर से, क्योंकि कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद इसको कंटिन्यू